है चिन्नू जी। जी। लाल लाइट और सलाम। कैमरा एंगल। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई लंबे समय से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। हमने फांसीवाद के संकट को कई कई कोणों से रेखांकित किया और आज फांसीवाद के संकट में भारत का लोकतंत्र, गणतंत्र और संवैधानिक मूल भी है। तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पे आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। हम लाल सलाम कार्यक्रम की ओर से हम सब करते हैं। तो आज जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य है, जिस तरह दक्षिणपंथी ताकतों का आतंक बढ़ता जा रहा है और भारत जैसी स्थिति संसार के कई देशों, कई क्षेत्रों में है, तो ये संकट क्या है, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए फिर एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, गांधीवादी चिंतक, वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी श्री राजेश बादल जी हमारे साथ हैं। तो श्री राजेश बादल जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम जी। तो जैसा कि मैंने कहा बादल जी, कि गणतंत्र दिवस के मौके पे हम लोग गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन गणतंत्र तो भारत के संवैधानिक मूल्यों और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी हमको गंभीर होके इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करना चाहिए। जब तक हम भारत के गणतंत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक गणतंत्र दिवस मनाने की बात करना एक कर्मकांड ही होगा। तो आज हम जो आपसे बात करेंगे कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका क्या है, इनका महत्व क्या है, और भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण में, उनके विकास में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समकालीनों की भूमिका क्या रही, इसका क्या महत्व है। और आज 2014 के बाद से भारत में जिस तरह एक फांसीवादी दक्षिणपंथी सत्ता के कारण भारत का गणतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक मूल्य संकट में पड़ते जा रहे हैं, उसका प्रतिरोध करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं चाहूंगा इस व्यापक परिदृश्य में बातचीत के लिए आपका स्वागत है श्री बादल जी। जी सर। धन्यवाद शैली जी। जी और देखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे भारतीय गणतंत्र का ये अमृत महोत्सव साल चल रहा है। जी हम लोगों ने 1950 में इसको स्वीकार किया था जी और तब से लेके आज तक भारतीय लोकतंत्र सारे संसार में एक मिसाल बना हुआ है। जी और मिसाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, श्रेष्ठतम संविधान है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया भर में ये बात स्वीकार कर ली गई है। बड़े बड़े संविधान वेत्ताओं ने ये बात मानी है कि भारत का जो संविधान है वो आज संसार की जितनी भी प्रचलित शासन प्रणालियां हैं और वो जिस तरह से संचालित हैं, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। जी मैं एक उदाहरण अमेरिका से देना चाहता हूं। आजकल वैसे तो कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि भारत और अमेरिका संसार के दो ऐसे लोकतंत्र हैं जिन पर सारे देशों की निगाह रहती है। जी तो भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान यकीनन बेहतर है, तभी तो लोकतंत्र हमारा चल रहा है। और जी अगर ये संविधान हमने स्वीकार नहीं किया तो शायद हमारी स्थिति कुछ अलग तरीके की होती। जी अमेरिकी संविधान जब स्वीकार किया गया तो शैली जी, आपको याद होगा कि अमेरिकी संविधान में बराबरी नहीं थी, समानता जी नहीं थी, समता जी नहीं थी, न्याय का कोई प्रावधान उस तरह से नहीं था जैसा कि हमारे संविधान में है। जी एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अमेरिकी संविधान में लगभग 130 साल तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, महिलाओं वोट को डालने के लिए। आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा कि हमको मत का हक चाहिए।
वोट डालने का हक चाहिए। इसी तरह से बहुत रंगभेद वहां भी था और अमेरिका में भी अश्वेतों के साथ भेदभाव होता था। उनको शुरुआत में वहां के संविधान ने वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 80 साल तक अश्वेतों ने, जो वहां रंगभेद के शिकार थे, जो वहां शोषण के शिकार थे, जो वहां उत्पीड़न के शिकार थे, जो वहां जुल्मों के शिकार थे, उन सबको 80 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा कि हमें मत का हक चाहिए ताकि हम अपनी पसंद से निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुन सकें। इस नाते मैं अमेरिकी संविधान से भारत के संविधान को 1 नंबर इसलिए अधिक दूंगा क्योंकि भारतीय संविधान पहले दिन से महिलाओं को वोट का अधिकार देता है। भारतीय संविधान पहले दिन से किसी भी किस्म के भेदभाव का विरोध करता है, चाहे वो रंगभेद हो, चाहे वो जात पात का भेद हो, चाहे वो मजहब के आधार पर भेद हो। भारत का संविधान उसको अलाउ नहीं करता और इसलिए हम उस संविधान को सलाम करते हैं क्योंकि दरअसल भारत की शासन प्रणाली जिस लोकतंत्र से संचालित होती है, उस लोकतंत्र की गीता है हमारा संविधान। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। मैं कहता हूं बेशक आप मत मानिए, आपको पूरी आजादी है, लेकिन अगर आप हमारे लोकतंत्र को नहीं मानते, हमारे संविधान को नहीं मानते, तो फिर 1000 साल का उदाहरण ले लीजिए शैली जी। हमारे पास कौन सी शासन प्रणाली थी पहले जिसका हमें अनुभव था? आप एक बार बिल्कुल मैं कहता हूं गांधी को नकार दीजिए, लोकतंत्र को नकार दीजिए, संविधान को नकार दीजिए, लेकिन 1000 साल तक यहाँ क्या था? राजतंत्र था। जो बाहर से शासक आए, उन्होंने राज किया। सामंतशाही थी, राजे रजवाड़े थे और इन राजे रजवाड़ों का, इन सामंतों का, इन बादशाहों का कोई संविधान था? कोई लिखित आईन नहीं था। कोई लिखित आईन नहीं था जो उनकी जबान से निकल जाए, वही कानून वही कानून है। जी। जब ऐसी स्थिति हो कि जो उनके मुंह से निकल जाए, तो फिर ये तो आम आदमी के साथ जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पीड़ित हूं और मुझे ही फांसी दे दी जाए? लेकिन हमने इतिहास में उदाहरण देखे हैं कि बादशाहों ने या सामंतों ने या जो जिस तरह की शासन प्रणाली हमारी रही है, उसमें पीड़ितों ने भी दंड भुगता है। तो ऐसी हमारे संविधान को आप मत मानिए। जो असहमत है, मैं उन लोगों से बात करता हूं, आप उसको मान लीजिए। वहां तो आपका क्या है? कुछ नहीं। राजाओं के द्वारा संचालित प्रणाली में आपका क्या होता है? आप सिवाय गूंगे बहरे होके आप उसका पालन करते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, आपको अभिव्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, आपको कोई ऐसा हक नहीं होता जिसमें आप अपने लिए समानता की, बराबरी की, बंधुता की बात कर सकें। लेकिन हमारा संविधान करता है। बीते 200-250 वर्षों में हमने देखा कि बरतानवी हुकूमत थी। बरतानवी हुकूमत ने हमारे ऊपर जो जुल्म ढाए वो छिपे हुए नहीं हैं। कितने उदाहरण दूं? आप अगर देखेंगे, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या? शब्दों के जरिए, कलम के जरिए, वाणी के जरिए, यही तो हमारी अभिव्यक्ति का संसाधन है। हमको सभा करने की आजादी हो, हमको जुलूस निकालने की आजादी हो, हमको सरकार का विरोध करने की आजादी हो, और ये सब अंग्रेजों के जमाने में तो नहीं था। जी। मैं एक उदाहरण बताऊं, 1927-28 की बात है। जी। एक पत्रिका निकलती थी चांद के नाम से, आपने भी सुना होगा। और चांद का एक अंक, चांद का एक मशहूर फांसी अंक निकला था, जिसमें करीब करीब, बड़ा मोटा ग्रंथ था, मेरे पास है, और उस ग्रंथ पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी प्रकाशन होने के बाद, और जहां भी वो ग्रंथ मिलता था वहां सबको जला दिया जाता था। और ये कानून था
मतलब कहीं से कोई कानून नहीं था, वो तो फरमान जारी होता था कि जिसके जी पास ये ग्रंथ मिल जाए उसको 3 साल की कैद हो, 3 साल की कैद। अब देखिए, आपको पुरानी फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की जो तीसरी कसम है उसकी याद होगी। फणीश्वर जी नाथ रेणु जी ने अपने घर का माहौल देखा, तो वो स्कूल जाया करते थे। तो उनके जी पिताजी के पास अंग्रेज पुलिस आई और एक जी संडे को, और जी संडे को कहा कि उनके पिताजी से कि श्रीमान, आपके पास चांद का फांसी अंक है? जी तो उनके पिताजी निर्भीक थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, लेकिन एक पड़ोसी मांग के ले गए हैं। जी मेरे पास तो हिंदू पंच का बलिदान अंक भी है। मतलब ये ग्रंथ उस समय ऐसे थे जो देश में आजादी की मशाल जलाने का काम करते थे। और जी इस अब इसी बीच में क्या हुआ, ये संवाद रेणु जी ने सुन लिया। रेणु जी ने जी सुना तो चुपचाप, उन्हें मालूम था कि पिताजी की तकिया के नीचे वो चांद का फांसी अंक रखा है, चांद जी का फांसी अंक रखा है, हिंदू पंच का बलिदान अंक रखा है, और भी अंक रखे जी हैं जो अंग्रेजों के नजरिए से आपत्तिजनक थे। तो उन्होंने जी अपना चुपचाप एक बस्ता स्कूल का उठाया, बस्ता खाली किया, उसमें वो ग्रंथ डाले और बाहर जाने लगे। तो पुलिस वाले जो हम्म थे तो बाहर खड़े थे, तो उन्होंने अपनी लोकल बोली में पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा स्कूल जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम है आज, हम्म तो मेरी परीक्षा है आज, मैं देर हो गई है आज हम्म मुझे आप लोगों के कारण। अरे हम्म जाओ जाओ जाओ, भागो भागो। तो वो लिखते हैं कि देखिए कि उस समय उनको ये भी याद नहीं रहा अंग्रेजों को कि आज तो संडे है, संडे के दिन कौन से स्कूल का एग्जाम होता है। तो ये एक मैं बता रहा हूं कि उस समय अभिव्यक्ति की आजादी क्या कुछ इस तरह से आ, हमारे ऊपर अंकुश था, पहरा था, और जी उस पहरे के कारण जो है हमारे महात्मा गांधी ने, अगर आपको याद हो, 1919 में जब यंग इंडिया और नवजीवन निकाला, तो उसमें जी उन्होंने लिखा था, 2 पत्र लिखे थे उन्होंने। जी और उस जी जी समय पाबंदी थी कि कोई बिना पूछे सरकार से अपना अखबार नहीं निकाल सकता था, और जो भी जी छापेगा वो उसमें एक एक शब्द छपा हुआ होना चाहिए था, मतलब परमिशन ली हुई होनी चाहिए थी अंग्रेजों से। जी महात्मा गांधी ने वो लिखा, अखबार निकाला और लिखा उसमें संपादकीय में, ये अखबार तब तक निकलता रहेगा जब तक अंग्रेज सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती। और उन्होंने जी 2 पत्र लिखे। पहला पत्र उन लोगों को लिखा जो उनके विचारधारा से असहमत थे। देखिए यही तो लोकतंत्र है। तो जी उनको लिखा कि भाई, हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, आप मेरी जीवन शैली से, मेरे संघर्ष के तरीके से अगर आप असहमत हैं तो असहमत रहिए, लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग इस देश पर राज कर रहे हैं वो हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। आप इसलिए, हम आप अपने संघर्ष का तरीका रखिए, हम अपने संघर्ष का तरीका रखते हैं, लेकिन साथ तो आइए। एक जी पत्र उन्होंने वो लिखा। दूसरा पत्र उन्होंने खुलकर अंग्रेज सरकार को लिखा कि आप लोग इस देश में परदेसी हैं जी और आप लोग इस तरह से राज नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए दे रहा था कि जी गुलामी के दिनों में आपका होता क्या है, आपका तो कुछ नहीं है। हम सिर्फ जी अभिव्यक्ति की बात करते हैं। और जब जी आ, देश आजाद हुआ, जी तो जब संविधान सभा तो खैर पहले शुरू हो गई थी 1946 में, तो जी सबसे पहले कुछ उन बातों पर को प्रधानता दी गई जो जी किसी लोकतंत्र के लिए बुनियादी शर्त होती है, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे जी समानता की आजादी, जैसे जी मजहब, हर मजहब को मानने की आजादी, जैसे जी हर व्यक्ति को अपना रोजगार करने की आजादी। तो इस तरह जी की स्वतंत्रता हमारे संविधान में सुनिश्चित की गई, और ये जी संविधान बड़े ही आदर पूर्वक स्वीकार किया गया था। जी जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस समय जो संकट था, पहली बार मतलब इस देश की जनता को 15 अगस्त 1947 के बाद अपना खुद का शासन प्राप्त हुआ, जिसको अपन कह सकते हैं, अगर भारत का 2000-3000 साल का इतिहास भी अगर देख लिया जाए तो जनता का शासन वो कभी नहीं था। या तो किसी राजा का शासन था या किसी बादशाह का शासन था। आज जब कोई किसी धर्म या समाज
कौम का व्यक्ति अगर किसी बादशाह राजा के शासन को खुद से जोड़ के देखता है तो ये बहुत बड़ी भूल है, ये चूक है। क्योंकि ये महसूस होना चाहिए कि आज अगर किसी बादशाह या राजा का शासन चल रहा होता तो राजा या बादशाह तो उनके वंशज ही बनते। आम जनता को मौका कैसे मिलता? इस देश में कोई लाल बहादुर शास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकता था। तो ये जो भारत की स्वाधीनता के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने, उनकी टीम ने, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम ने जिस तरह से भारत के संविधान की स्थापना करी और भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हुए और इस लोकतंत्र जिन संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की, मैं चाहूंगा थोड़ा आप ये बताइए कि इन संवैधानिक संस्थाओं का भारत के विकास में योगदान क्या है, इनका महत्व क्या है? जी। देखिए शैली जी, सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना होगा कि हमारे जो संविधान तैयार हुआ उसकी मूल भावना और मंशा कितनी लोकतांत्रिक थी। महात्मा जी। गांधी ने जिस रास्ते को अपनाया था, सबकी जी। सुनो, जी। असहमति जो आपको पसंद नहीं है उसको भी जी। स्थान दो, जी। यही लगातार 9 दिसंबर 1947 से मेरा ख्याल है कि हाँ 9 दिसंबर 1946 को संविधान जी। सभा का गठन हुआ था जी। और उसके बाद से संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई। तो जी। इस भावना सबके मन में ये बात थी कि अब ये हमें देश हमको चलाना है। जी। बहुत सारे लोग शैली जी इस बात को मानते हैं कि ये संविधान अंग्रेज लोग तैयार करके गए थे। अब मैं ये बताऊं कि आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ तो उस जी। समय उसके पहले जब संविधान सभा गठित हुई तो इस देश में 3 तरह की शासन प्रणालियां थीं। एक तो प्रजामंडल परिषदें जो काम कर रही थी, जो चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि आते थे, जहां पर राजाओं की नहीं चलती थी, जहां पर अंग्रेजों की नहीं चलती थी। फिर दूसरी तरह की श्रेणी वो थी जहां राजाओं का राज था। तीसरे तरह का वो मामला था जहां अंग्रेज हुकूमत राज करती थी, क्योंकि 46 में तो गए नहीं थे वो। जी। तो जी। इन तीनों तरह की आबादियों जहां बटी हुई थी, तीनों तरह की प्रशासन प्रणालियों से करीब करीब 385 लोगों का चुनाव हुआ था, इलेक्ट हुए थे कि संविधान सभा के लिए। जो लोग ये जी। कहते हैं कि अंग्रेजों ने चुनाव किया था या कांग्रेस ने अपनी मर्जी से चुन लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जी। 385 लोग चुने गए और उनमें से 93 लोग 93 ऐसे थे जो राजाओं या नवाबों की रियासतों से आते थे। जी। तो देखिए उस दौर में बात कर रहा हूं जब राजाओं की हुकूमत थी, बर्बर हुकूमत थी, तब भी 93 लोगों चुनकर आए। तो इस तरह से हुआ, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, देश आजाद हुआ, बंटवारा हो गया। तो जो बंटवारे के पहले जो संविधान सभा बनी थी उसमें उन 385 में से 86 लोग उधर चले गए, जो पाकिस्तान बना उसमें चले जी। गए। तो 86 जी। लोग जब वहां चले गए तो वो संख्या खाली हो गई और उसके बाद लेकिन जी। चुने सब गए थे। जी। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये जो है संविधान सभा अपनी बैठकें करती रही और 66,000 से ज्यादा लोगों ने इसकी बैठकों को देखा। संसार में कोई जी। दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कि जिस देश का संविधान बनाया जाता हो वहां इस तरह से खुलापन हो। वाह! अब ने आपने इस संविधान सभा पे जब 385 में से 86 चले गए, जो लोग बचे उसमें मुझे अगर ठीक याद है तो 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं उस संविधान पे, सर्वसम्मति अच्छा। से। आप अगर जी। असहमत होते तो हस्ताक्षर करते क्यों? तो उन सब जी। लोगों ने उस पे माना और इस संविधान पर उस जमाने में देखिए 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। हुँ। तो इतनी पारदर्शिता थी। आज आप एक कमेटी बना लीजिए किसी भी राज्य सरकार की, उस कमेटी में कितना खर्च हुआ, बैठकों में कितने के समोसा पानी आया, कितने की स्टेशनरी आई और कितने के दौरे हुए, आप नहीं हुँ। बता सकते, कोई आपको देगा हुँ। नहीं। लेकिन आज हुँ। वहां पे मिसाल बनी हुई है कि उसमें हुँ। इतने लोग थे। आपने अभी अम्बेडकर जी का जिक्र किया था। हुँ।
दो हमारे इस देश के सपूत ऐसे हैं। एक तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर संविधान, हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और सबसे अच्छा संविधान आप बना लीजिए, लेकिन उसमें कोई दोष ना हो या उसमें कोई कमजोरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि उसकी जगह हम कोई राजशाही का शासन ले आए। हमें अपने आप जो उस संविधान के अंदर जो दोष हैं उनको दूर करना है। एक तो ये बात उन्होंने कही, कितनी महत्वपूर्ण बात उस समय कही। और दूसरी बात आंबेडकर जी ने लिखा था और मूक नायक में लिखा था कि हम बहुत अच्छा संविधान बना लें। हमने बना भी लिया, बहुत अच्छा संविधान कर लें, पास कर लें, संसार का सबसे अच्छा संविधान है ये। लेकिन अगर उसका पालन करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, अगर उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, तो आप अच्छे से अच्छा संविधान बना लीजिए, क्या करेंगे आप? अगर सही कुछ नहीं कर सकते फिर तो आप। तो ये इन दो लोगों के जो बात है वो मुझे अक्सर याद आते हैं कि वो जो नींव थी, ये ठोस नींव, मैं ज्यादा तुलना नहीं करता, मैं एक उस देश की बात करता हूं जो हमारे देश से अलग हुआ था टूट कर। जी। तो आपको पता है हमने तो 3 साल 2.5 साल में, जो उस समय लगभग 36 करोड़ से 38 करोड़ की आबादी थी, उस समय हमने अपना संविधान 2.5 साल में बना लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। पाकिस्तान 10 साल तक संविधान नहीं बना पाया था अपना, और 10 साल के बाद हुकूमत पे कौन आई? फौज। और तब से पाकिस्तान में लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, आज तक वहां लोकतंत्र नहीं पाया। और आप देख लीजिए कि हम कहां हैं और पाकिस्तान कहां। जी। अब सही बात। ठीक है, जिन्ना से नाराजगी है हम सबके मन में कि इट वाज जिन्ना जिन्होंने पार्टीशन के लिए जोर दिया और अंग्रेजों की गोद में खेले। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत जब जिन्ना पाकिस्तान बन गया तो वहां के राष्ट्रगान को तय करने का अवसर आया। तो 9 अगस्त को जिन्ना ने, एक पंडित जगन्नाथ आजाद थे, लाहौर में रहते थे जी। तो मैंने उनको इंटरव्यू किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब नहीं रहे हुए। वाह वाह। हाँ जी, जगन्नाथ आजाद को। जी। तो जगन्नाथ आजाद से कहा कि साहब ऐसा है कि अब पाकिस्तान तो बन गया है, आप तो लाहौर में हैं, तो आप हमारे मुल्क का कौमी तराना लिख दें। जी। तो जगन्नाथ आजाद ने कहा साहब आप तो अब इस्लाम के आधार पर बने हैं मुल्क, और मैं तो हिंदू हूं, मैं कैसे कौमी तराना लिखूं? बोले नहीं, लिखना तो आपकी है। जब जब हिंदुस्तान का कौमी तराना एक मुस्लिम लिख सकता है, मतलब तब तय नहीं हुआ था कि, मतलब उनका इशारा था इकबाल की ओर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो आज भी हमारे दिलों में धड़कता है। तो बोले जब हिंदुस्तान का कौमी तराना एक मुस्लिम लिख सकता है, तो एक हिंदू क्यों नहीं लिख सकता पाकिस्तान का? तो साहब जगन्नाथ आजाद ने वो कौमी तराना लिखा और पाकिस्तान की असेंबली में वो तराना गाया गया, और 47, 48, 49, 50 से 54 तक, 1954 तक, यानी 7 साल तक वो कौमी तराना पाकिस्तान का राष्ट्रगान बना रहा। 54 में फौज जब आई तो अयूब खान जब आए सत्ता में, तो उन्होंने इसको हटाया और हफीज जलंधरी का लिखा हुआ राष्ट्रगान अपनाया, जो आज भी चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जिन्ना एक ऐसा जिन्ना का रूप भी था। बाद में पता क्या हुआ है आपको, जिन्ना की हालत कितनी खराब कर दी गई। जिन्ना ने अपने राष्ट्रीय असेंबली में ये कहा कि इस देश में हर मजहब के लोगों को छूट है। जी। भाषण है उनका, रिकॉर्डेड। जी। तो वहां के जो कठमुल्ले थे, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो नाराज हो गए और वो कायदे आजम की जगह उनको काफिर आजम कहने लगे। और हालत ये थी कि जब मरने लगे तो उनको प्रॉपर इलाज तक नहीं मिला, और जब इलाज नहीं मिला तो, और उसमें एक जो मौलवी जो नमाज जनाजा पढ़ाता है, उस मौलवी ने नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये उस जिन्ना के हाल हुए, जो मजहब के आधार पर बंटवारा, जो राष्ट्रपिता जिसको अभी भी वो कहते हैं। तो एनीवे, हम अपने संविधान की बात करते हैं, और ये बात देखिए, जब संविधान बन गया तो आप बहुत लोग ये भी कहते हैं कि 1947 से कांग्रेस हुकूमत में आ गई, 1952 का 70 साल जब हुकूमत की बात होती है तो वो 5 साल भी जोड़ लिए जाते हैं कि अब संविधान तो लागू हुआ नहीं था।
कोई अप्रूव नहीं हुआ था। तो नेहरू जी ने जब अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार बनाई, वो राष्ट्रीय सरकार थी। जी जो मंत्रिमंडल में लोग थे वो कांग्रेस के ही नहीं थे, वो विरोधी दलों जी के थे। जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जी मंत्री थे वहां पे। जी बलदेव सिंह, वो असहमत थे उनसे। जी आम्बेडकर, वो असहमत रहे नेहरू जी से हमेशा। तो नेहरू जी की जी भावना ये थी कि जैसा भी लोकतंत्र हमें चलाना है, बनाना है, ये सरकार है चलाएगी। जब संविधान आ जाएगा, हमारा चुनाव आ जाएगा, फिर हम चुनाव कराएंगे, और चुनाव कराने के बाद सरकारें बहुमत से जो चुनी जाएंगी वो अपना राज करेंगे देश पे, चाहे कांग्रेस आए, चाहे जनसंघ आए, चाहे समाजवादी आए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी आए, कोई भी आए। और मैं एक और दिलचस्प उदाहरण बताता हूँ कि जी नेहरू जी जैसा लोकतांत्रिक व्यक्ति की जब उस समय तो टेलीविजन था नहीं, उस समय इंटरनेट था नहीं। जब ये पहले चुनाव हुए 1952 में, तो नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी समेत सारे राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगा दी थी कि ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी से उनका चुनाव प्रचार का प्रसारण नहीं होगा, ना समाचार प्रसारित होंगे। जी आपको तो याद होगा कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार रेडियो पर हुआ था, लेकिन वो भारत की आकाशवाणी से नहीं हुआ था, वो मॉस्को रेडियो से हुआ था, जी 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 है ना। तो मॉस्को रेडियो से जी जब प्रचार हुआ था, तो ऐसी स्थितियों में नेहरू जी एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि कितने जी बड़े लोकतांत्रिक थे। ये आपने कभी गौर किया कि भारत में राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन लगता है, केंद्र में जी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता? जी क्या वजह है? मैं जहां बताइए। जाता हूँ विश्वविद्यालयों में और छात्रों से पूछता जी हूँ, वकीलों से जी पूछता हूँ, कई लोगों के पास उसका उत्तर नहीं होता। जी जब बहस हो रही थी तो नेहरू जी ने एक तर्क दिया कि भाई साहब, राज्यपाल तो ऐसा है कि राज्यपाल हमारा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो अगर राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन हो गया और राज्यपाल उस राज्य का मुखिया हो गया, तो उसको बर्खास्त करने का हक राष्ट्रपति के पास है। अगर वो तानाशाह हो गया तो भी उसको हटाने का हक है। जी लेकिन खुदा न खास्ता अगर राष्ट्रपति जो है वो तानाशाह हो गया, तो उसको कौन हटाएगा? उसके ऊपर कौन बैठा है? जी हम नहीं चाहते कि भारत में एक बार फिर राजशाही आए, फिर एक बार जी वाइसराय आए, और इसलिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है। कितनी जी बड़ी बात। और सुनिए, मैंने ये इसलिए कि नेहरू जी के आपने सवाल किया था कि लोकतांत्रिक कद की बात करूं। चुनाव जी हुआ, 52 में चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, 6 महीने तक करीब करीब चुनाव की प्रक्रिया चली, और उसमें ऑफ कोर्स उस वक्त कांग्रेस जीतकर आई थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर असहमत थे। तो भीमराव अंबेडकर एक दूध के कारोबारी से चुनाव हार गए थे, जी और जब वो चुनाव हार गए तो नेहरू जी को बड़ा दुख हुआ। नेहरू जी ने कहा कि ऐसा कानून वेत्ता हमारी संसद में ना हो, ये ठीक नहीं। तो फिर उनको वो जितवा के लाए। अब जी बताइए, इससे इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यक्ति कोई दूसरा हो सकता है? बड़ी बात है। वाह! हमारा संविधान सबको रोजगार की गारंटी देता है, सबको अपना धर्म मानने की गारंटी देता है। आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, हम किसी एक मजहब को प्रमोट नहीं करते। और लोग धर्म निरपेक्षता की गलत परिभाषा लेते हैं। धर्म जी, निरपेक्षता से मतलब सरकार से है। जी, आप, शैलेंद्र शैली जी का अपना धर्म हो सकता है, राजेश बादल का अपना धर्म हो सकता है, किसी का अपना धर्म हो सकता है, लेकिन सरकार जो होगी वो उसका कोई धर्म नहीं होगा। सही अगर बात वो उसका कोई धर्म हो गया, मान लीजिए वो सरकार हिंदू हो गई, मान लीजिए वो सरकार कम्युनिस्ट हो गई, मान लीजिए वो सरकार दक्षिणपंथी हो गई, तो फिर तो वो अपने धर्म को प्रमोट करेगी। तो है। हमने जी, संविधान में जो शपथ ली है कि सभी धर्मों का, सभी मजहबों का यहाँ सम्मान होगा, तो फिर वो हम उस शपथ का क्या करेंगे? उल्लंघन हो जाएगा। सही तो बात। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए ये संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है। आज भी अमेरिका में हर 10 दिन में एक हिंदू, वहां भारतीय या अश्वेत, वहां की पुलिस के द्वारा मारा जाता है। ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वहां का जी, रिकॉर्ड बोल रहा है कि पुलिस हर महीने 2 या 3 अश्वेतों को मार डालती है, जूतों से कुचल के। तो ये तो वही राज था जो अंग्रेजों का हमारे यहाँ था। तो ऐसा लोकतंत्र कैसा है भाई? जी। ने आपने बहुत ठीक कहा
कि भारत में लोकतंत्र के निर्माण विकास में जिस तरह नेहरू जी उनके समकालीनों की भूमिका रही, आपको मतलब एक बात लोग अक्सर जानते हैं, मैं उसका फिर से उल्लेख करूंगा कि नेहरू जी इतने लोकतांत्रिक थे कि जब संसद में विपक्षी नेता बोलते थे तो नेहरू जी खुद गंभीरता से सुनते थे और पूरी कांग्रेस पार्टी को कहते थे कि विपक्षी नेता की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। और जब जब संसद का सत्र चलता था तो नेहरू जी पूरे वक्त संसद में बैठते थे। वो सारे काम संसद के सत्र के दौरान कहते थे, नहीं, सर्वोच्च प्राथमिकता संसद का काम है। ना वो उस समय कोई मीटिंग कर रखते थे और ना वो उस समय किसी विदेश के दौरे पे जाते थे। आज ये समय जब संसद का सत्र चलता है तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया भर के सारे काम याद आते हैं। संसद का जब सत्र चल रहा होता है तब वो उस समय दूसरे देशों में उनके दौरे चल रहे होते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है वो कई जगह कार्यक्रमों में मौजूद होते हैं, नौका विहार कर रहे होते हैं जब संसद का चल रहा है। ये संसद का अपमान है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। मैंने इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए किया कि नेहरू जी ने जिन मूल्यों की स्थापना करी, आज समय बहुत प्रतिकूल हो गया है। आज भारत में दक्षिणपंथी फासीवादी सत्ता का जो चरित्र है उसके कारण भारत का संविधान और संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं संकट में हैं। जिस तरह भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका का को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह इस समय इस देश में चुनाव आयोग को बिल्कुल कठपुतली बना दिया गया है, तो ये जो संकट का समय है ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है, गणतंत्र के लिए घातक है। इसकी रक्षा के लिए, जनता को लामबंद करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? जी। ये आपकी तकलीफ है, ये हर जी। सच्चे भारतीय की तकलीफ है। जी। सबके मन में ये वेदना है जी। कि जो अ, हमारे संविधान में हमारे नेताओं ने शपथ ली है, उसका जी। पालन नहीं हो रहा है। जी। और देखिए, लोकतंत्र में ये है आवाज कि हर दल, हर विचारधारा का अपना संरक्षण मिले, उनका जी। संवर्धन हो और जी। उनको प्रमोट किया जाए कि मैं, जी। मान लीजिए जैसे आप हैं, आप मान लीजिए कि वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, मान लीजिए कि मैं दक्षिणपंथी विचारधारा को मानता हूं, तो मुझे अपनी विचारधारा को मानते हुए जीने का हक है। एक जी। दूसरी चीज जो आपने संसद के कामकाज की कही, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये लगभग 1954-55 की बात है। सामान्य प्रशासन कामकाज की जो समिति होती है संसद की, उसने जी। देखिए 52 में हमारा संविधान, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ और केवल 4 साल के बाद, 4 साल जी। के बाद ये पाया गया कि हमारे जो सांसद हैं वो संसद के कामकाज में रुचि उस तरह से नहीं लेते, बैठकों जी। में गंभीरता से नहीं लेते। तो 1955 में जो सामान्य कामकाज की जो मंत्री समिति थी, उसने सिफारिश की कि कम से कम 100 दिन संसद का काम चलना चाहिए और कम करना से कम चाहिए। 3 सत्र होने चाहिए। तो जब 3 जी। सत्र होने चाहिए, जो कामकाज चलना चाहिए, तो वो जो है वो बहुत जरूरी है। नेहरू जी ने उस जी। बात को माना और जी। इस पे केवल नेहरू जी ने नहीं माना, आपको ताज्जुब होगा, इस पे उस समय का जितना प्रतिपक्ष था, समूचा अच्छा। प्रतिपक्ष था, उस प्रतिपक्ष ने जो है वो उसको माना, सर्वसम्मति से तय किया कि हम 100 दिन संसद चलाएंगे। चलाएंगे। हम लोगों ने हम लोग गवाह हैं शैली जी, कि हमने जी। संसद की बहसों में भाषण सुनने के लिए हम लोग तरसा करते थे कि अच्छा आज मधु दंडवती जी बोल रहे हैं, अच्छा आज सोमनाथ दादा बोल रहे हैं, हम्म। अच्छा आज इंद्रजीत जी बोल रहे हैं, हम्म। अच्छा आज अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, आज हम्म। चौहान जगजीवन राम जी बोल रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा हम्म। बोल रहे हैं। तो हम लोग हम्म। ऐसे भक्ति से, जैसे कोई मंदिर में आरती सुनता है, हम ठीक वैसे ही हमने संसद की बहसें सुनी हैं और सुना जी। करते थे और पढ़ा करते थे। जी। देश की आबादी कितनी थी? 36, 37, 38 करोड़ थी। तो जी। उस समय 38 करोड़ की आबादी पे
100 दिन का संसद का सत्र दोनों सदनों का अनिवार्य माना गया था। और नेहरू जी का रिकॉर्ड है कि अगली बार से, चूंकि सभी दलों की सहमति थी, 100 दिन की जगह 118 दिन तक काम चला। वाह! और देखिए, एक और मैं उदाहरण बताता हूं आपको कि इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी पर बड़ा आरोप लगता है तमाम तरह का। इंदिरा गांधी के जमाने में भी संसद के सत्र नेहरू जी से अधिक चले। 100 दिन की क्या बात कहेंगे आप? रिकॉर्ड है, संसद का रिकॉर्ड बोल जी, रहा है ये। जी, आज 35-38 करोड़ की आबादी का मुल्क 150 करोड़ का हो गया है। हमारी समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। जी। महंगाई आसमान पर है, भ्रष्टाचार कदम कदम पर है। सारे आपके बेरोजगारी देखो तो हमारी गरीबी कृषि सब कुछ। नीति ढंग से नहीं है, किसान जी, आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारी जी, विदेश नीति में हम सभी सारी दुनिया को साथ लेके, जो हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुवा होते थे, हम वो नहीं चल पा रहे हैं। तो फिर अब ये जो स्थितियां हैं चारों तरफ से, हमारे देश को हम संकट में घिरता हुआ देख रहे हैं। जी, आज 150 करोड़ की आबादी के पास 100 दिन तो क्या, 35-36 दिन भी संसद का कामकाज नहीं नहीं, होता। मुझे याद है कि एक जी, मॉनसून सत्र जो हुआ था, उसमें लोकसभा में केवल 10% काम हुआ था और राज्यसभा में केवल 26% काम हुआ था। बताइए, देश की समस्याओं से लड़ने का ये फॉर्मूला है? देश की समस्याओं से जूझने का और समाधान निकालने का, प्रतिपक्ष के साथ मिल बैठकर देश की समस्याएं निपटाने का ये तरीका है? ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अब जी, विपक्ष की हालत बहुत खराब है, जी, क्योंकि सत्ता पक्ष अपने दम पे बहुमत में है, तो जी, प्रतिपक्ष बहुत कमजोर और बौना नजर आता है। पिछले अभी तो जी, इस बार तो चलिए 100 सांसद कांग्रेस के हैं, लेकिन आप देखिए कि पहले स्थिति ऐसी थी कि जो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो ट्रैक्टर के पहिए के बराबर था, और जो कांग्रेस था या जो प्रतिपक्ष था वो साइकिल के पहिए जैसा था। अब जी, जैसे पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसी तरह से लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष। जी, अगर एक साइकिल का पहिया होगा, एक ट्रैक्टर का पहिया होगा, तो लोकतंत्र लंगड़ा होगा ही। जी, आज यही हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो ताकतवर नहीं रही हैं। संविधान का उनमें कितना अमल और पालन हो रहा है, ये हमें देखने की बात है। हम ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े निर्णय होते हैं। पहले ये परंपरा थी कि संसद में, लोकसभा में चर्चा होती थी, प्रतिपक्ष से संशोधन मांगे जाते थे, क्योंकि काबिल लोग थे, जी, तो वो अपनी राय देते थे और राय दे करके फिर ये लोग उसको संशोधन करते थे और तब जाकर के कोई कानून बनता था। अब तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से संशोधन हो गया, कैसे हो गया और कैसे कानून बन गया, और चर्चा हुई ना हुई। कश्मीर में आपने जो देखा कि अनुच्छेद उसका विलोपन हुआ, तो कहाँ चर्चा हुई? कहीं चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, नोटबंदी की चर्चा कहाँ हुई? कहीं चर्चा नहीं हुई, नहीं हुई। तो सर्जिकल नहीं, स्ट्राइक हमने जो पहले की थी, सबसे पहली, मुझे याद है जब 71 में स्थितियां बिगड़ गई, तो इंदिरा गांधी ने सभी दलों की बैठक बुलाई और कहा कि देखो जी, 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी हमारे यहाँ आ गए हैं और ये जी, बांग्लादेश पाकिस्तान के द्वारा सताया जा रहा है, पूर्वी पाकिस्तान। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबने कहा कि हमारी समस्या हमें निपटना है, आपको हम पूरा अधिकार देते हैं समस्या से निपटने का। तो उस प्रधानमंत्री ने सब प्रतिपक्ष की राय मांगी थी और तब जाकर के फिर उस समस्या से निपटे हम। उनका 1 करोड़ जो आए थे शरणार्थी, उनको वापस किया गया। 93,000 जो फौजी थे उनका सरेंडर हुआ, वो पाकिस्तान गए। दुनिया संसार के इतिहास में शैलेंद्र जी कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। तब जाकर के हमारा देश बढ़ा है आगे, हमारा देश पनपा है आगे, इसी संविधान की बदौलत ना। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, घर में खाने को अनाज नहीं था, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया में नंबर 1 है। दूध पीने को घर घर में नहीं था, हमें, मुझे याद है मेरे स्कूल में जो है अस्पताल जाना पड़ता था और हम लोग प्रभात फेरी की तरह जाते थे और उस अस्पताल में एक बड़ी नांद में पाउडर का दूध बनाते थे और हमको एक एक गिलास दूध पिलाया जाता था। आज हम दूध के एक्सपोर्ट में नंबर 2 या नंबर 1 बने हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कैसे आई हैं? हमारे इसी संविधान पे पालन करके आई हैं। जी। चलिए आपने बहुत ठीक बातें कही
और भारत के संविधान की एक खासियत यह है कि पहली पंक्ति ही हम भारत के लोग, और इसकी एक खासियत यह है कि ये संविधान भारत की जनता ने खुद को ही आत्मार्पित किया है। ये किसी धर्म को समर्पित नहीं है, ये किसी किंग या बादशाह को समर्पित नहीं है। इस देश की जनता ने खुद के लिए खुद का संविधान बना के खुद को लोकार्पित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और सुश्री राजेश बादल जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और ये बातचीत निश्चित रूप से भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में, इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता को लामबंद करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी। आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, और गणतंत्र दिवस पे फिर एक बार इस देश की जनता को और सारी दुनिया में वो लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी को क्रांतिकारी सैल्यूट के साथ आप सभी को लाल सलाम, और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे, लाल सलाम।